सभी साथियों मारो राम राम। आज की ई क्लास में आपण बात करला शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित। ठीक है, तो जतरा भी साथी नया होला वह सबसे पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि यह क्लास होने वाली आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। और जहाँ की आपने पहली बात करी है कि आरबीएससी एनसीईआरटी को कंटेंट ही अपने यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो और ऑथेंटिक होगा, जो भी होगा ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी के लिए भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। भाई यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास का जो महत्वपूर्ण जो किन किन के लिए है ये आप लोगों को मैं बता दूं पहले से। थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और पढ़नी पड़ती रीट वाला हो तो रीट वाला भी पढ़नी पड़ती, थर्ड ग्रेड देवा के लिए तो रीट करी है अपन, तो सब पढ़ो कुल मिलाकर बात ये आप। और ये कंटेंट आपने मिललो भी कोई ना, ज़्यादातर किताबों में गलत भी है, परंतु जो ऑथेंटिक किताबों में लाइब्रेरी है वह उठासू में सारा कंटेंट उठाऊँगा पूरी की पूरी क्लास में। तो आपको एक ही फर्ज बनोड़ा मारला है कि आप इस चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, लाइक जरूर कर दियो वीडियो में पसंद आओ तो। ठीक है, आज की क्लास ना आप ज़्यादा टाइम वेस्ट न करा और शुरू कर दें हम। ठीक है, आ जाओ सभी का सभी एक बार। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की अपन बात कर। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनी है, शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनी है और इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है और इनको दोनों को अलग अलग प्रकार से समझते हुए फिर हम इनको एक सम्मिलित रूप में समझेंगे, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखते हैं हम शिक्षा। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा को जब देखा गया तो पहले इंग्लिश शब्द था एजुकेशन। क्या था? एजुकेशन। और इस एजुकेशन का रूपांतरण हिंदी में रूपांतरण है आपका शिक्षा। पहली बात तो ये कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा किस अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण है, तो आप कहोगे एजुकेशन का। हिंदी में रूपांतरण ही क्या है? शिक्षा है। क्लियर? पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अब उत्पत्ति में देगा आपको, एक ऑप्शन में देगा एजुकेशन, दूसरे ऑप्शन में देगा इन दोनों में से कोई एक, और फिर तीसरे ऑप्शन में कोई भी अदर शब्द बना के दे देगा। तो आपको क्या करना है, जो उत्पत्ति के अगर बारे में पूछे कि शिक्षा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो लैटिन भाषा के एड्यूकेयर या फिर एड्यूकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के एड्यूकेयर या फिर एड्यूकेटम शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये चीज़ आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की बात कि शिक्षा की जो है उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के एड्यूकेयर या फिर एड्यूकेटम शब्द से यहाँ पर देखने को मिलती है। अगली चीज़ देखेंगे हम लोग, इसका अर्थ क्या होता है। अगर इसके एड्यूकेटम या फिर एड्यूकेयर का अर्थ की हम लोग बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है पोषण करना, विकसित करना या फिर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। पोषण करना और विकसित करना, क्या समझोगे आप इसको? इसका मतलब ये है कि शिक्षा किसी व्यक्तित्व के विकास में या किसी व्यक्ति के विकास में जो है पोषण का काम करती है। पोषण का काम करने का मतलब ये है कि शिक्षा के बिना हर इंसान अधूरा सा प्रतीत होता है। अगर आप उसको शिक्षा नहीं दोगे कि बेटा खाना हाथ से मुंह में खाया जाता है तो नाक में भी ठूस सकता है, वो ये सब शिक्षा है। एवरीथिंग इज एजुकेशन, सब कुछ शिक्षा है। आप सोचते हो ना कि ये तो यही सीख लिया गुरुदेव, तो पैदा होता ही सीख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चलो भूख लगेगी, सारा सिस्टम है, सब कुछ एजुकेशन पे डिपेंडेड है। एक छोटी बस्ती के बच्चों को ले लो आप, ठीक है, और एक हाई क्लास फैमिली को ले लो, वहाँ के बच्चे डायरेक्ट बिजनेस सीख रहे हैं और यहाँ छोटी बस्ती के बच्चे क्या सीख रहे हैं? गोटियाँ खेलना। सपोज करो जापान के बच्चे डायरेक्टली मोबाइल बनाना सीख रहे हैं छोटे छोटे उम्र में, 5वीं 6वीं में, और राजस्थान हमारे इंडिया की क्या सीख रहे हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना। तो सब कुछ कहीं पर डिपेंड हो रही है शिक्षा पर। और उसका व्यक्तित्व का पोषण कैसे हो रहा है? शिक्षा से पोषण हो रहा है। उसका विकास कहीं से हो रहा है? शिक्षा से। उसकी अंतर्निहित जो भी शक्तियाँ हैं वो कहीं से डेवलप हो रही है? वो सब डेवलप किससे हो रही है? वो सब डेवलप हो रही है एजुकेशन से। समझ में आई बात यहाँ तक की? मेरे हिसाब से सबको ये बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करते हैं संस्कृत भाषा में, अगर हम बात करते हैं शिक्षा का संस्कृत भाषा में जो है किस धातु से बनी हुई है, तो यह बनी हुई है शिक्ष धातु से, और जिसका अर्थ होता है क्या होता है? सीखना, जिसका अर्थ होता है, ये याद रखना है आपको,
संस्कृत जो है धातु से बनी है शिक्षा, और उसका अर्थ क्या होता है, सीखना, लर्निंग। हमेशा सीखते रहना ही क्या है, शिक्षा है। चाहे अच्छा सीखो चाहे बुरा सीखो। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव शिक्षा मिलेगी, है ना, जैसे चोर चकारी वगैरह करना, ये सब नेगेटिव शिक्षा हो गई। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आध्यात्म की ओर जाओगे, तो ये एक पॉजिटिव शिक्षा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। क्लियर? मेरे हिसाब से शिक्षा क्या है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे की सेशन में हम लोग बात करेंगे, कल वाला जो सेशन होगा उसमें हम संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, और इनकी क्या क्या अवस्थाएं उनके बारे में हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग परिभाषाओं के संबंध में बात। परिभाषाएं क्या क्या कहती हैं, ठीक है, परिभाषाएं, हाँ ठीक है। सबसे पहले जो अच्छी परिभाषाएं हैं अरस्तु जी की। अरस्तु जी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। माना कि शरीर अगर स्वस्थ है और मस्तिष्क अगर भ्रष्ट हो जाता है किसी का, तो वह शिक्षा नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती है। और अरस्तु ने इसीलिए यह बात कही है कि चाहे शरीर स्वस्थ हो, परंतु उसके अंदर मस्तिष्क भी क्या होना चाहिए, आपका स्वस्थ होना चाहिए। तभी जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण का कार्य कौन करेगा, शिक्षा करेगी। कहने का तात्पर्य क्या है इनका, कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव माहौल में रहेगा तो उसका मस्तिष्क कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो चीज़ें ही उल्टी सुल्टी सीखेगा। तो स्वस्थ मस्तिष्क का तो कोई वो रहेगा ही नहीं, उसमें आचार विचार ही, है ना। तो अगर आचार विचार अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कहाँ से होगा? आप खुद समझदार हो, इस चीज़ का जवाब आपको मिल गया होगा। अगली बात हम करेंगे प्लेटो के संबंध में। प्लेटो ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है आपकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। विकास में तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। शिक्षा क्या करती है, इन तीनों का एक जो है आपको कह सकते हैं हम तीनों का सम्मिलित रूप है, ठीक है। इससे शिक्षा से जो है शारीरिक हो चाहे मानसिक हो या फिर बौद्धिक विकास हो, इन सभी की जो प्रोसेस है क्या है, शिक्षा। और ये बात कहते हैं प्लेटो जी। कौन कहते हैं? प्लेटो ये बात करते हैं। इसके बाद आता है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी कहता है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित प्रगतिशील विकास ही क्या है, शिक्षा है। देखो प से याद रख लेना, पेस्टोलॉजी में 5 शब्द हैं और प से ही प्रगतिशील में भी क्या है, 5 शब्द हैं। परिभाषाओं को थोड़ा रिलेट करके आप लोग बढ़ सकते हो आगे, ठीक है। रेमंड की परिभाषा क्या है? शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से परिपक्वता प्रौढ़ता के लिए प्रगति करता है। रेमंड में 3 शब्द हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग प्रगति में भी 3 शब्द हैं। और चलो थोड़ा सा बचपन से रिलेट कर लेना, ठीक है। बचपन से आप रेमंड को रिलेट करते हुए चलना, मनुष्य के बचपन से। देखो थोड़ा सा आप रिलेट करते हुए इन परिभाषाओं को देख सकते हो। रेमंड को किससे याद करोगे? बचपन से। रेमंड का क्या है, बचपन चल रहा है, ठीक है। अब आती है ट्रो की परिभाषा। ट्रो कहते हैं कि शिक्षा के नियंत्रित वातावरण में मानव के विकास की प्रक्रिया है। तो ट्रो में देखो आपको ऐसे नीचे त्र दिख रहा है और नियंत्रित में यहाँ पे आपको त्र देखने को मिलेगा। ट्रो से आप इस परिभाषा को इस प्रकार याद कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंडसन की क्या परिभाषा है? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो फ्रेंड कब होता है? जब दोनों चीज़ों में दोस्ती होती है, व्यक्ति और समाज दोनों में दोस्ती होती है तो क्या होता है, कल्याण हो जाता है। यानी कि दोस्ती की बात यहाँ पर हम लोग फ्रेंड से करेंगे, किसकी? व्यक्ति और समाज दोनों की। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको रिलेट करते हुए, है ना। याद करो तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी आपका काम वैसे चल जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती नहीं है, ठीक है। डमविल कहता है शिक्षा के व्यापक अर्थ में सभी प्रभाव शामिल होते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। जन्म होता है जब डमडमा बजाते हैं ना हम लोग, डमविल, तो डम से डमडमा बजाता है ना, बच्चे का जन्म होते हैं। तो डमविल से जन्म आप और फिर मृत्यु होती है, तभी वो आपको पता है आजकल बाजे वगैरह लेके जाते हैं, तो देख लेना, थोड़ा सा मैच कर लेना। यूनिच की परिभाषा थोड़ी यूनिक है ना, क्योंकि ये कहता है कि शिक्षा व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों की एक प्रक्रिया है और शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात, ये थोड़ा याद रखना। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है और इसे समाज के समग्र रूप और कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। यूलिच की परिभाषा।
जॉन डेवी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जिसे वह अपने पर्यावरण को नियंत्रित और अपनी संभावनाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। ठीक है। गांधी जी कहते हैं शिक्षा में मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर के मन से और आत्मा के सर्वोत्तम भाग की अभिव्यक्ति से। ठीक है। तो आत्मा के बारे में ज़्यादातर बात आपके गांधी जी करेंगे, जहाँ तक की परिभाषा इनकी रहेगी, और बच्चे और मनुष्य की भी बात, बच्चे, मनुष्य और आत्मा, इन तीनों की बात कौन करेगा? आपके गांधी जी करेंगे। ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। देखो परिभाषाओं में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परिभाषाएं वैसे भी रटने के लिए होती है, थोड़ा सा रिलेट करके एक दूसरे को करने के लिए, एक दूसरे को रिलेट करते हुए आंसर निकालने की प्रोसेस में काम आती है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद में, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। आगे हम लोग बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने बहुत सारी करनी है आज की क्लास में, मनोविज्ञान के संबंध में। मनोविज्ञान जो कि साइकोलॉजी जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दर्शन शास्त्र, इसके अनुसार, दर्शन शास्त्र के अनुसार मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? इसको दो भागों में बांटा था, साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ यहाँ पर आत्मा से लिया है और लोगोस का अर्थ लिया है अध्ययन या विवेचन से। ठीक है। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान हो गया। ठीक है। आत्मा का विज्ञान। इसके बाद हम आगे बात करेंगे हाँ साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है। अब हमने पहले तो इस दर्शन शास्त्र के अनुसार देख लिया ना। हाँ, तो अब जैसे कि अगर बात करें कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था आपके रुडोल्फ गोइकिल ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ गोइकिल ने साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें कि इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइकोलॉजिया से। किससे हुई? साइकोलॉजिया से। और यह शब्द किसने दिया था? साइकोलॉजिया मार्को मारुलिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया था? साइकोलॉजिया शब्द तो किसके द्वारा दिया था? मार्को मारुलिक के द्वारा दिया था। मार्को मारुलिक के द्वारा दिया था। जबकि साइकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया था? आपके रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा। और साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई? तो साइकोलॉजिया से हुई। ये याद होना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेट कर लेना अपने हिसाब से कि साइकोलॉजी शब्द तो आपका किसने दिया था? रुडोल्फ गोइकिल ने। जबकि साइकोलॉजिया शब्द किसने दिया? मार्को मारुलिक ने दिया। और साइकोलॉजिया से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई। ये चीज़ आपको याद होना जरूरी है। आगे की हम बात करने वाले हैं कि ग्रीक शब्दों में इसका क्या अर्थ है, और जो है आपका लोगोस का और शाइकी का। तो आपको अभी देखा ही था कि दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति होती है, एक तो शाइकी से और दूसरी होती है लोगोस से। अगर ग्रीक भाषा में शाइकी का अर्थ की हम लोग बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कुंवारी सुंदर कन्या जिसके तितली के समान क्या है? सुंदर पंख हैं ग्रीक भाषा में। ठीक है। और ग्रीक भाषा में लोगोस का अर्थ क्या होता है? मानव की नश्वरता से को माना गया है। ग्रीक भाषा में लोगोस का अर्थ क्या होता है? मानव की नश्वरता। ठीक है। लैटिन शब्द में साइकी का अर्थ आत्मा है और लोगोस का अर्थ है विज्ञान अथवा किसी वस्तु के व्यवस्थित अध्ययन से है। ठीक है। तो लैटिन भाषा में तो है आत्मा का अध्ययन करना, लेकिन यहाँ पर ग्रीक भाषा में अगर बाय द वे क्वेश्चन घुमाना चाहे तो फिर यहाँ पर आपका वारे न्यारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीक भाषा में अर्थ निकलता है साइकी का वो होता है कुंवारी सुंदर कन्या जिसके तितली के समान सुंदर पंख है। और लोगोस का अर्थ निकलता है मानव की नश्वरता से। परंतु ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज हो इसके बारे में। ठीक है। हालांकि इतना बताना नहीं चाहिए, ग्रीक हो लैटिन हो, ज़्यादातर सभी के सभी टीचर्स ये बताते हैं कि आत्मा का विज्ञान होता है ना, परंतु ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाता है ग्रीक भाषा के अनुसार साइकी का क्या अर्थ है और उसमें दे रखा हो कि कुंवारी सुंदर कन्या जिसके तितली के समान पंख हो, तो ऑप्शन वही सही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं और फिर अगर आत्मा दिए हुए है ना, तो फिर आप आत्मा पर जाना। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग इसी के साथ में। मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले।
क्या कहेंगे अवस्था होया करा। ठीक है भाई, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? प्रथम अवस्था, जब मनोविज्ञान आया। आते गए पहले आत्मा, परमात्मा, भगवान, देवी देवता, सब कुछ वहीं से जिंदगी की शुरुआत चलती थी। और लोगों की सोच क्या थी? सिर्फ आध्यात्म के ऊपर डिपेंडेंट थी कि सब कुछ आध्यात्म है और ज़्यादा कुछ होता नहीं था, क्योंकि नॉलेज का भी अभाव मान सकते हो। और सिर्फ दर्शन शास्त्र था, ज़्यादा कुछ थे नहीं। दर्शन शास्त्र में जो लिखा पढ़ा, जो समझा, उन्हीं के बारे में इन्होंने बता दिया। तो क्या क्या मैटर था उस समय, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली, जब प्रथम अवस्था की बात करते हैं हम लोग, जब प्रथम अवस्था आपकी 16वीं शताब्दी की बात थी है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के बारे में कुछ समझना प्रारंभ हुआ। जब समझना प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे उस समय? अरस्तु, प्लेटो और एक था आपका डेकार्ते। ये तीनों मनोवैज्ञानिक आए और इन्होंने 16वीं शताब्दी में इस पर क्या करना शुरू कर दिया? शोध करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने शोध किया तो इन्होंने क्या पाया कि मन के अंदर एक आत्मा होती है और वही क्या होती है? मनोविज्ञान होती है। तो इन्होंने क्या बता दिया इसको, जो कि आपके अंदर आत्मा में जो सोच लिया वही क्या है? आपका मनोविज्ञान है। यानी कि इन्होंने बता दिया इसको आत्मा का विज्ञान। किसने? अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्ते ने। ये तीनों नाम आपको याद होने जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानता है। आपको ऑप्शन में देगा अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, विलियम जेम्स। तो आप कर दोगे विलियम जेम्स। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार अवस्थाएं और चारों में से एक न एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। इससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु अब जो हम लोग चार ये अवस्थाएं पढ़ेंगे वो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? क्यों नहीं समाप्त हुई प्रथम अवस्था में ये पिक्चर? क्यों इसको आगे बढ़ाया गया? क्या रीजन रहा होगा आपके अकॉर्डिंग बताइएगा। तो रीजन ये रहा था साथियों, अब अरस्तु जी से, प्लेटो जी से, डेकार्ते से, अन्य मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि आपने कभी आत्मा को देखा है क्या? आत्मा का रंग कैसा होता है हमें बताओ। आप आत्मा का रूप बता दीजिए हमको, आप आकार बता दीजिए, बता रही हो। अब आपने आएगा राजस्थानी होता तो कहता चल भैरू जी का मंदिर है, मैं बताशू तो उठा तारे अंदर आत्मा परमात्मा सब मिलेला। पर राजस्थानी हाँ को ना उठाई तो प्रॉब्लम होगी बेचारा का। अभी अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते हैं उसने अकल ही को नहीं है कि भैरू जी जी का मंदिर में ले जाओ और उठा आत्मा को मिलन करवा दिया ना, है ना। तो प्रॉब्लम सी क्रिएट हो गई। ये लोग नहीं बता पाए कि आत्मा का रंग कैसा होता है, रूप कैसा होता है और आकार कैसा होता है, इसलिए इस विज्ञान को नकार दिया गया। समझ में आ गई बात? क्लियर? क्यों नकारा गया? क्योंकि ये नहीं बता पाए कि आत्मा का रंग होता कैसा है, रूप होता कैसा है, आकार होता कैसा है। राजस्थानी थे नहीं ना, कमी तो ये थी इन्हों में। चलो आगे चलते हैं। फिर 17वीं शताब्दी आ जाती है और दूसरी अवस्था के बारे में बात करने आते हैं। दूसरी अवस्था के बारे में कौन कौन बात करने आता है? लेबनिज, लोक, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड। कौन कौन आता है? लेबनिज, लोक, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड। ये आते हैं कि सर आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं है, सारा खेल मस्तिष्क का है, सारी थिंकिंग मस्तिष्क की है। मतलब दिल की धड़कनों का कोई रोल नहीं है। सोचना, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ जो भी है, व्यवहार, सब कुछ है किससे संबंधित है? आपके मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क से ही इतने सारे कारनामे यहाँ पर होते हैं। क्लियर? क्योंकि मस्तिष्क ही चारों तरफ घूमता रहता है और मस्तिष्क ही व्यवहार करता है। मस्तिष्क से ही मनोविज्ञान का संबंध है, अदरवाइज कुछ नहीं है। कौन कौन कहते हैं? लेबनिज, लोक, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे इसको? पोम्पोनोजी ने इसको रीड किया, मस्तिष्क को, ठीक है, और लबों पर क्या लगा दिया? लोक लगा दिया। पोम्पोनोजी ने किसको रीड किया? पोम्पोनोजी ने किसको रीड किया? मस्तिष्क को, और लबों पर क्या लगा दिया? लोक लगा दिया। बात कब की थी? 17वीं शताब्दी की। यानी कि पहली जो बात हुई हमारी 16वीं शताब्दी में, और उसके बाद हमारी बात होती है 17वीं शताब्दी में। ठीक है, और 17वीं शताब्दी आत्मा से कहाँ आ जाती है? मस्तिष्क पर आ जाती है। फिर प्रॉब्लम हुई। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुई, यहाँ पर क्या हुआ? फिर वही बात, चलो कोई बात को ना था ना, तो माँ के लिए कह दियो, आत्मा को रंग बता दियो,
रूप बता दियो, आकार बता दियो, अब थे बताओ ताको मस्तिष्क एक जगह टिकेड़ो है, हाँ कहते कौन टिकेड़ो। तो ये प्रश्न यहाँ पर आ जाता है दूसरी अवस्था में। क्या आ जाता है प्रश्न यहाँ पर, इसको क्यों नहीं स्वीकारा गया। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मस्तिष्क का जो स्वरूप होता है वह अनिश्चित होता है। क्या होता है, मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित स्वरूप बताया गया है। ठीक है, अब मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित का मतलब ये देखो, समझ गए होंगे आप, भटक्यो पीरियड है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान कहाँ से स्टेबल हो सकता है, जब मस्तिष्क का स्वरूप ही अनिश्चित है। ठीक है, इस प्रकार इसको भी नकार दिया गया। फिर इसके बाद ये वैज्ञानिकों के नाम याद रखना आप, लेबनीज, लॉक, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, प्रश्न तो यहीं से आना है। ठीक है, अगली चीज आती है आपकी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या है, तीसरी अवस्था में वैज्ञानिकों ने और शोध किया, वैज्ञानिक और शोध करने लगे। देख लो नक्शे ले लेकर बैठ के बेचारे, क्या करें, अब मस्तिष्क को तो मान ही नहीं रहे हो, तो अब हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। फिर आप क्या है, विलियम जेम्स सली, 18वीं शताब्दी, 100 साल गुजर गए शोध करते करते, जिंदगी झंड होने लग गई, है ना। काफ़ी सारी परेशानियों का इन्होंने सामना करना पड़ा और चेतना का विज्ञान शब्द दिया कि यार तुमने कहा वो भी नहीं है, तुमने कहा वो भी नहीं है, अब हम इसको चेतना का विज्ञान मान के चलते हैं। ठीक है साहब, मान लियो, कहीं दिक्कत को ना मांगे की दिक्कत है, मान लियो, कहीं फर्क पड़ रही हो। अब जैसे ही इन्होंने चेतना का विज्ञान माना तो 16वीं से 17वीं में आपको मस्तिष्क वाला पहुंच गया और 17वीं से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी में आपका चेतना का विज्ञान आ गया। इसमें कौन कौन थे ये देखो, एक तो ये खड़ा है यहाँ पर, कौन, वायुस खड़ा, एक यहाँ पर जेम्स खड़ा है, एक वुंट खड़ा है, ये टिचनर बैठा हुआ है ना, और ये इधर ऊपर जेम्स सली खड़ा हुआ है। समझ गए मेरी बात को। तो वाइल्स नहीं है, यहाँ पर वायुस हैं, जेम्स हैं, विलियम वुंट हैं, टिचनर हैं, जेम्स सली हैं, इन सभी ने मिलकर क्या दिया, चेतना का विज्ञान दिया। इसके संदर्भ में विलियम जेम्स ने एक पुस्तक दी और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। चेतना के विज्ञान का संबंध में किसने पुस्तक दी, विलियम जेम्स ने 1890 में, और कौन सी पुस्तक थी वो, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में विलियम वुंट और ब्रॉडफोर्ड जो टिचनर थे, इन्होंने भी इसका साथ दिया। विलियम वुंट ने और टिचनर ने भी इनका साथ दिया। ठीक है, और वुंट ने ही क्या, एक लिप्जिंग में जो है एक प्रयोगशाला खोल दी थी, आपको पता है, लिप्जिंग में प्रयोगशाला इन्होंने खोली थी। इसके बारे में हम लोग संप्रदाय के जब संप्रदाय पढ़ेंगे ना हम लोग, क्योंकि ये दोनों भी अलग अलग हो गए थे, उस समय लड़ाई हो गई थी, महायुद्ध हो गया था, तो उसके बारे में हम उस युद्ध के बारे में भी बात करेंगे, है ना, तो वो अगली क्लास में होगी, है ना। और अगर हम बात करते हैं कि चेतना का जो अध्ययन किया गया, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, चेतना का जो अध्ययन यहाँ पर किया गया था ना, उस अध्ययन की विधि थी अंतर्दर्शन विधि। कौन सी थी, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। कौन सी विधि का प्रयोग किया गया, अंतर्दर्शन विधि का इसमें प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ओके, ये याद रखने की चीज़ें हैं। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, वायुस, विलियम वुंट, जेम्स टिचनर, जेम्स सली। ओके, तृतीय अवस्था यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था समाप्त होती है, तृतीय अवस्था यहाँ पर। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, डोंट वरी ना, टेंशन नहीं लेने का। आज की इस क्लास का लास्ट जो है हमारा चौथी अवस्था, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चतुर्थ अवस्था, व्यवहार का विज्ञान, लास्ट सबसे फाइनल, इसी पर आके रुक जाती है बात। वहाँ तक भी बात नहीं बनी थी तीसरी अवस्था तक। चौथी अवस्था जब आती है, व्यवहार का विज्ञान, और इसी को स्टेबल मान लिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट कि मनोविज्ञान को जो वर्तमान में जिस रूप में अपनाया गया वो है व्यवहार का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में लगभग इसका पता लगा। देखो ये सब व्यवहार को ही प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चे, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। इसका पहला जो प्रयास किया था विलियम मैकडूगल ने किया था। विलियम मैकडूगल ने इसका पहला प्रयास किया, और जिस शीर्षक था जहाँ से इसने इसका प्रयास किया था वो शीर्षक था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। और किस पुस्तक में किया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इसने कहा कि व्यवहार ही क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, कोई भी चीज़ है आपने एडॉप्ट करी, समझी, है ना, दिमाग लगाया उसके प्रति, आपने अपने अंतर्मन में से स्वीकार किया, और स्वीकार करके ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करना, ये होता है मनोविज्ञान। ये इन्होंने कहा था। ठीक है,
तो अभी जो हम लोग अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान का, वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। और ये जो कंटेंट जो मैंने आपको बताया है, प्रॉपर कंटेंट यहीं से पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये कंटेंट आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, ये कंटेंट आपको क्या होना ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है। तो लास्ट वाली जो अवस्था थी विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान थी, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के संबंध में। धन्यवाद।